चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जो है 1 शॉर्ट वीडियो होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में समर्थ रहिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला टॉपिक आपके पास क्या आता है। पहला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो हमारा चैप्टर है, तो जिसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाएगा मतलब केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का परिभाषा क्या है, अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से याद भी रखेंगे। कहता है जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या आएगा, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाएगा, अभिकारक कहा जाएगा, मतलब रिएक्टेंट कहा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाएगा, उत्पादक या क्या कहा जाएगा, प्रतिफल कहा जाएगा। जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। बेसिक से अच्छे तरीके से सीखिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चलिएगा, आपको मजा आते रहेगा। तो चलिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है। अगला टॉपिक कहिएगा कि क्या कहा आता है, तो रासायनिक समीकरण आता है। केमिकल इक्वेशन किसको कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण किसको कहा जाएगा। कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया गया, कार्बन का सी हो गया ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होगा, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल की बात कहोगे तो H+O2 बना क्या दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O। बैलेंस करना है तो यहाँ पे कर दिए 2, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे 4, यहाँ पे कर दोगे 4, तो यहाँ पे कर दोगे 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अच्छे तरीके से सीखिए। उसके बाद क्या आता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या आएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होगा, असमान होगा, उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद तत्वों की परमाणु संख्या समान होगा, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, असमान हो, उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, H+O2 बना क्या दिया, H2O बन गया। ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा और ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है, तो अगले कॉन्सेप्ट को देखिएगा। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, कहता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही क्या होता है, विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए कंकालिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। एक बार हम और फिर से रिपीटेड करते, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए कंकालिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है, तो अब हमारे पास आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा जाएगा। संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलाने से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के मिलाने से क्या बन गया, जल बन गया। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाएगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या आएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल में CaCO3 टूट के बन गया CaO प्लस में CO2 बन गया। जैसे जल को तोड़ दिया गया, H2O को तोड़ गया H प्लस O2, तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया के बाद आता है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तीन तरीका से पूछ सकता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या करेगा, विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये समझिए, जस्ट समझिएगा, एक लड़का है और एक लड़की है। अब दोनों जो है मोहब्बत कर रहा है, तीसरा का एंट्री हुआ तो ये लड़का को लात मार के भगा देता है और ये जगह ले लेता है, मतलब सी वाला जगह ले लेता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब लात मार के भगा दिया, उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक उसके विलयन से क्या करेगा, विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जस्ट एग्जांपल भी देख लीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया जो हम आपको बताए हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा Fe पहले था, CuSO4 था, दोनों अभिक्रिया किए हुआ था, ये साथे था, दोनों पहले साथे था ना, ये तीसरा वाला एक एंट्री मार दिया जिसको Fe। अब क्या किया कि ये जो था Cu कॉपर, उसको हटा दिया और ये आयरन के साथ अभिक्रिया कराएगा, तो Cu है ना, CFeSO4, अब प्लस में क्या बन गया, Cu। जैसे जिंक को है ना CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या करेगा, Cu जो था वो जिंक को लात मार के हटा देगा, तो Zn आ गया, SO4 प्लस Cu हो गया। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके एक नई यौगिक का निर्माण करेगा, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे Na+2 है ना, SO4-4, ये जो होगा आयनों की अदला बदली कर देता है। प्लस वाला देखोगे, प्लस वाला माइनस के पास ये और ये इसके साथ अदला बदली करेगा, उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक है ना, दो या दो से अधिक यौगिक हो, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको एक कहो या दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारे पास आता है अगला जो कॉन्सेप्ट है, और महाविविया, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कतमा उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। उष्मा शोषी लागल क्या है, शोषी है,
मतलब शोषण लगल रहेगा, मतलब शोषण होगा जिसका उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे C+O2 बना दिया CO2। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आपके पास आता है, तो अगला क्या है आप देखिएगा, तो अगला कॉन्सेप्ट है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे में देखिएगा CaO प्लस में बनाया 2H2O है ना, बना के बन गया CaOH का होल 2 प्लस में H2O प्लस में क्या निकाल रहा है, उष्मा निकाल रहा है। उष्मा मतलब हीट हो रहा है। जैसे साग सब्जी कहिएगा, साग सब्जी जो गलता है तो उष्मा ज्यादा निकलता है, उसमें से साग सब्जी कंपोस्ट बनता है ना, तो साग सब्जी का गलना भी है क्या होगा, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा उष्मा क्या होगा, क्षेपी अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और ये याद रखिएगा यहाँ पे Na2CO4 प्लस में BaCl2 बना दिए BaSO4। ये क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, प्लस में NaCl हो जाता है। अगला देखिएगा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आता है, तो अगला कॉन्सेप्ट में देख रहे होंगे आपके पास लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, जब वियोजन अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, विद्युतीय वियोजन कहा जाएगा। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन। ये छोटे छोटे भी टर्म को याद रख लो, इस एग्जाम में नहीं रहता है, मगर एक बार पढ़ लेना जरूरी है। अगला आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण तथा जल बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहे किसको कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण तथा जल बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे HCl जो हो गया, H प्लस में Cl माइनस में टूट गया, NaOH जो हो गया, Na प्लस में OH माइनस में टूट गया, बना क्या दिया, तो प्लस और माइनस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो देखोगे Na इसके साथ चला गया तो NaCl प्लस में क्या हो गया, ये इसके साथ चला गया, H2O बन गया। अब क्वेश्चन में आपके पास आता है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से विपरीत है, कैसे, ये समझिए। तो पहली बात, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताए थे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जबकि वियोजन अभिक्रिया आपको क्या बताया, जिसमें एक वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कहता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे C+O2 बना दिया CO2, ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। CaCO3 जो है CaO प्लस में CO2, ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। एग्जाम्पल भी डाल दिया करोगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम वाले को चेक करने में भी सहूलियत होगा कि भाई ये लिखा है जो सही लिखा है। अगला कॉन्सेप्ट देखोगे तो क्या कहता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसको कहा जाएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा मतलब योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा मतलब कमी होगा, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। नामे में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, उससे पहले एग्जाम्पल में भी इसका देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया 2Cu है ना प्लस O2 बना दिया 2CuO, और यहाँ है ना H2S प्लस में क्या बना दिया, Cl2, क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा। अब आता है अवकरण अभिक्रिया जिसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगा, उसको क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगा, उसको क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। जैसे में H2 प्लस Cl2 बना क्या दिया, 2HCl, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देखोगे 2H2 प्लस O2 बना दिया क्या, 2H2O, बैलेंस करके लिखा गया है।
अगला आपके पास आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, जिस याद रखिएगा, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाएगा? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकारक या उपचायन, उपचायन से आप क्या समझते हैं? तो उपचायक वे पदार्थ है जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2Cu प्लस O2 बना क्या दिया? 2CuO। यहाँ Cu का उपचयन हो रहा है। यदि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो Cu का क्या हो जाता? उपचयन नहीं हो पाता, तो क्या कहलाता? ऑक्सी, है ना, ऑक्सीजन उपचयक, है ना, उपचयन है ना, ये होगा। तो ये भी ध्यान रखा कीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ रहता है, नोट पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे Cl2 है ना, I2CuO, MgO, MnO2 ऑक्सीकरण मतलब उपचायक होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास आता है अवकारक, जिसको अपचायक कहते हैं अभिक्रिया। तो अपचायक वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पे देखिएगा CuO का अपचयन H2 के कारण हो रहा है तथा हाइड्रोजन अपचायक है। जैसे में नोट पॉइंट में CNA, Mg, H2S, HCl ये सब क्या है? अपकारक है, मतलब अपचायक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान में रखा कीजिएगा। अगला आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, क्या चीज सो समझिए कि यहाँ पे एक ऐसे पदार्थ के नाम लिखे जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक है ना, दोनों होता है। तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो महाभिवियाई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी में आता है बार बार। वैसा है ना, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारी दी जाती है, उससे क्या कहा जाता है? ताप रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा की जानकारी दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो ताप रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टर्म को। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास 15 नंबर कॉन्सेप्ट में, जो है कहता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। कैसे? जब किसी तत्व का यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो एक तत्व है ना, तो दूसरे तत्व का यौगिक अपन है ना, या यौगिक या तत्व का ये से ऑक्सीजन की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, या हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है। जैसे 2Cu प्लस O2 है ना, O2 बना दिया, Cu है ना, O बना दिया, 2Cu बैलेंस करके लिखा गया है। अब आता है कुछ नियम। क्या नियम आता है सो समझिएगा। कुछ नियम आता है, कुछ प्रभाव आता है। तो कुछ प्रभाव क्या है सो देखिएगा। ऑक्सीकारक मतलब अपचयन के प्रभाव। पहला आता है संक्षारण, जो इस बार 2024 के एग्जाम में आपका पूछ चुका है। संक्षारण किसको कहा जाएगा? तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहा जाएगा? संक्षारण। एक बार और सुन लीजिएगा। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहा जाएगा? संक्षारण कहा जाएगा। जैसे लोहे में जंग लगना। संक्षारण से आवश्यक शर्त कौन कौन से है? तो हवा, जल संक्षारण की आवश्यक शर्त है। संक्षारण से लाभ तथा हानि पूछा जा रहा है। संक्षारण से लाभ तथा हानि समझिए। संक्षारण से लाभ तथा हानि में क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया से धातुओं की ऊपरी परत नष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर की स्थिति जो रहता है, यह धातुओं की हानि नहीं होता है। अतः संक्षारण से लाभ तथा हानि दोनों हो सकता है। संक्षारण से क्या होता है? ऊपरी परत तो नष्ट हो जाता है, मगर अंदर वाला परत नष्ट नहीं हो पाता है। तो लाभ और हानि दोनों होता है। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर आता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की सतह पर क्या किया जाता है? पेंट करता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसकी सतह पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक ऐसे धातु का नाम बताना जो आसानी से संक्षारित नहीं होता है। तो कहिएगा सोना आसानी से संक्षारित नहीं होता, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या होता है?
उच्च होता है, इसलिए संचारित नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है चांदी के चम्मच से अंडा खाना वंचित है क्यों। ये इस साल क्वेश्चन आपके 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडा है ना, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वंचित होता है क्यों। यदि अंडे को चांदी के चम्मच से काटा जाता है तो अंडे में उपस्थित सल्फर रहता है, उपस्थित समझिए जो पीला वाला रहता है, चांदी से अभिक्रिया कर उसके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, जिससे चम्मच क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जिससे ले अंडा जाती है जहां खाने के लिए, वहां का बर्तन देखिएगा काला होगा। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना वंचित होता है क्यों। यदि अंडे को चांदी के चम्मच से काटा जाता है तो अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे चम्मच क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगले कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आता है, अगले कॉन्सेप्ट को देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा कि अगला क्या आता है। कुछ पदार्थ है ना उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है, जैसे SO2 H2 है ना, O2 O3 HNO2, ये सब याद रखिएगा। वनस्पति द्रव जिसको साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होते रहता है, मतलब इकलती रहता है। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ये याद रखिएगा। विकृतगंधिता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। यदि वसा युक्त या तेलीय पदार्थ को कुछ दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृतगंधिता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि वसा युक्त या तेलीय पदार्थ को कुछ दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद और गंध जो होता है दोनों क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृतगंधिता कहा जाता है। अगले आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगला कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला कॉन्सेप्ट में कहता है विकृतगंधिता को कम करने के सामान्य विधि क्या है। विकृतगंधिता को कम करने का सामान्य जो विधि है, खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखकर, वायुरोधी बर्तन में रखकर, उसके अवकाश से दूर रखकर विकृतगंधिता से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं, एच है ना, BHA कर सकते हैं, और BHI भी कर सकते हैं, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस इत्यादि से प्रभावित करके विकृतगंधिता को क्या किया जा सकता है, कम किया जाता है। वसा एवं तेल का रंग जो होता है और स्वाद जो होता है समय पश्चात क्या होता रहता है, बदलती रहता है समय के अकॉर्डिंग। तो अगला कॉन्सेप्ट में जान लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट में आपके पास कहता है वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण विकृतगंधिता हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है दहन। दहन किसको कहा जाएगा, दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है, उसको दहन कहा जाएगा। दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है या अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है। जैसे S+O2 बना दिया, SO2 प्लस में उष्मा प्लस में प्रकाश निकलता है। दहन एक ऑक्सीकरण मतलब उपचयन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ONCl आदि से संयोग होता है और उष्मा निकलते रहता है। नोट पॉइंट भी बात है, नोट पॉइंट को भी समझ लीजिए कि नोट पॉइंट आपके पास कह क्या रहा है। नोट पॉइंट में कह रहा है आपके पास ये कि सभी दहन की प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन सभी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दहन की नहीं होती है, क्योंकि सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। नोट पॉइंट दूसरा है, बल्ब का जलना दहन की प्रक्रिया नहीं, जबकि इसमें प्रकाश एवं उष्मा दोनों उत्पन्न होता है, क्योंकि बल्ब के फिलामेंट के जलने से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इस चीज को भी जान लीजिए। अब आता है दहन की ये आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त को जान लीजिए कि दहन के लिए आवश्यक शर्त है क्या चीज। तो दहन के लिए आवश्यक, अगले कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त में पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है कि पदार्थ दहनशील हो, जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, कोयला, कागज इत्यादि आ जाता है। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, जब वायु है ना, जब वायु मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि दहन के लिए पोषक पदार्थ है जो पदार्थ को जलाने में क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा आता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। किसी पदार्थ को जलाने के लिए एक निश्चित ताप की क्या होती है, आवश्यकता होता है। निश्चित टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो पदार्थ क्या होगा, जलवे नहीं करेगा, इसलिए निश्चित ताप की जरूरत पड़ता है। अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए, अगले कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको भी जान लीजिए। अगले कॉन्सेप्ट कहिएगा क्या है,
तो अगले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है। तो अगला कहता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मतलब कोई निश्चित ताप पर जलना स्टार्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति और अवस्था पर निर्भर करता है। ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जलेगा। जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो पदार्थ नहीं जलेगा। ज्वाला किसको कहा जाएगा, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होता है जब पदार्थ दहनशील और है ना का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में हो। तो ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होता है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ज्वाला के 4 गो क्षेत्र होते हैं, पहला नीला, काला, दूसरा, तीसरा आता है दीप्त और चौथा जो आता है क्या होता है, अदीप्त होता है। तो जो होगा दीप्त, आप याद रखिएगा कि ज्वाला के मुख्य 4 गो क्षेत्र नीला, काला, दीप्त और अदीप्त आ जाएगा। अगले पास मोमबत्ती की छोटी सी कहानी है, इसको भी जान लीजिए। कहता मोमबत्ती हाइड्रोजन का मिश्रण है। यह मोम का बना होता है जिसके बीच में एक धागा फिरोया रहता है। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलकर धागे के सहारे ऊपर चढ़ता है और वाष्प में बदलने लगता है। वाष्प में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहा जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः खाना बनाने में किया जाता है। यह इथेन C2H6, प्रोपेन है ना C3H8 और ब्यूटेन C4H10 गैस का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी प्राकृतिक या पेट्रोलियम से प्रभावित आसवन से प्राप्त किया जाता है। उच्च दाब पर यह आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिसे लोहे के सिलेंडरों में भरकर उपयोगिता को जलाने के लिए दिया जाता है। 1 ग्राम एलपीजी को बनाने से लगभग 55 कैलोरी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। गैस का रिसाव पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाली है ना गैस जिसको इथाइल मरकैप्टन कहा जाता है, वो गैस गंध रहता है, उसी की वजह से लीकेज जैसी होता है तो आपको पता चल जाता है। थोड़ी मात्रा क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे लीकेज होने पर आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि सिलेंडर क्या हो गया है, लीकेज हो गया। तो वो कौन सी गैस रहता है, तो एथाइल मरकैप्टन गैस रहता है, जिसका सूत्र होता है C2H5 और SH होता है। क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। कुछ कहता है पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो कहता है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र रेगमाल है ना से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो मैग्नीशियम सामान्य ताप पर है ना नम्र वायु की उपस्थिति में जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से क्या हो सके, ऑक्सीजन से संयोग कर सके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन कहता है सेकेंड, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कहता है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और आयन है ना आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के है ना हरे रंग में बदल जाता है, जिसे FeCuSO4 बना क्या दिया, FeSO4 प्लस में Cu। तो याद रखिएगा लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का है ना गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है, उसी को कहा जाता है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में। ये जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये इसका समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा है किसी पदार्थ X के लिए विलयन का प्रयोग सफेदी के लिए करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र बताना है। तो इसका पदार्थ का नाम जो होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है CaO होता है। ऊपर में लिखा गया जो था वो पदार्थ का मतलब जल के साथ अभिक्रिया बताना है। तो CaO को हाइड्रो जल के साथ अभिक्रिया कराओगे H2O के साथ, तो CaOH का होल 2 प्लस में उष्मा निकलेगा। तो याद रखिएगा सफेदी के लिए होता है CaO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको समझ लीजिए। कहता निम्नलिखित अभिक्रिया में
अपचयित है ना, और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तो Na जो है उपचयित पदार्थ है, अपचयित पदार्थ जो है O2 है। तो इस चीज का पहचान हो गया पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में भी बात करोगे तो दूसरा क्वेश्चन में भी पहचान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में बात करोगे उपचयित पदार्थ जो है H2 है, अपचयित पदार्थ जो है CuO है। उसके बाद उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखना है जिसमें उप है ना, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। जैसे CaCO3 वो ऊष्मा के लिए है और CaO प्लस CO2 बनेगा। प्रकाश के लिए 2AgCl बनाया क्या दिया 2Ag प्लस में Cl2। विद्युत के लिए 2H2O बना क्या देगा 2H2 प्लस में O2 बना देगा। तो ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्वर के संशोधन में सिल्फर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा के लिए समीकरण लिखना है। तो इसका समीकरण जो आ जाएगा तो 2AgNO3 प्लस में Cu बना क्या दिया 2Ag प्लस में CuNO3 का होल 2 ये हो जाएगा। अगला आता है आपके पास क्या, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस X तत्व का है ना उस काले रंग का यौगिक का नाम बताना। तो जो होगा कॉपर होगा, काले रंग के यौगिक कॉपर ऑक्साइड CuO होगा और 2Cu प्लस O2 बना देगा 2CuO बना देगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। खाद्य पदार्थ को विकृत गंधता से बचाने के लिए है ना किस गैस का प्रयोग किया जाता है N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है तो नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस भरा था। वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो कहता है इसका आंसर ये होगा कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायता होता है अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देता है। तो क्वेश्चन का था वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। इसका आंसर होगा कि वायु की उपस्थिति है ना ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायता करता है और वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ क्या होगा जला नहीं पाएगा, इसलिए अनुपस्थिति में पदार्थ नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कहता है लोहा ऑक्सीजन से सहयोग कर क्या बनाएगा, लोहा जो है ऑक्सीजन के सहयोग करके फेरिक ऑक्साइड या हेमाटाइट बनाएगा जिसका सूत्र होगा Fe2O3 होगा। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से सहयोग कर जलने लगता है, अतः यह जल न जाए इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, अतः यह जल न जाए इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर क्या किया जाता है रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसके बनाने की अभिक्रिया समीकरण बताया। संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक जो सूत्र होगा CaCO3 होगा, CaCO3 होगा। इसको बनाया कैसे गया CaOH का होल 2 को जब CO2 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो CaCO3 बनेगा प्लस में जल भी निकलेगा मतलब H2 है। बिल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए एक हवा के मिश्रण का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर समझ लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर भी देख लीजिए कि क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करोगे तो एथिलीन वायु में जलाने से पहले कम ऊष्मा उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जलने पर 3000 डिग्री सेल्सियस तक की ज्वाला प्रदान करती है, इसलिए एसिटिलीन ज्वाला ताप जो होता है बिल्डिंग में होता है। तो इसका डिफिनेशन समीकरण भी युगलशीलता अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सरलता से संयोग कर नई पदार्थ का निर्माण करेगा, योगशीलता पदार्थ कहेंगे। तो योगशीलता पदार्थ का क्या आएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सरलता से संयोग कर नए पदार्थ बनाता है उसे योगशीलता क्या कहेंगे, तो अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा तो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा, इसका जो होगा सिंबल ये रख लीजिएगा है ना,
अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक वीडियो में ला देंगे संतुलित बैलेंस कैसे करना है समीकरण को। तो आज का क्लास आप लोग का यहीं तक रहता है और वन शॉट वीडियो आपका कंप्लीटेड कर दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और प्रत्येक धातु का भी आ गया है, अम्ल और क्षारक का भी आ चुका है। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे वन शॉट वीडियो का मैथ का भी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और भी चैप्टर का मिल जाएगा। तो जरूर जाके देखिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं।